अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 1997 में हॉलीवुड ने एक मूवी रिलीज़ की जिसका नाम था कॉन्टैक्ट। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक साइंसदान डिश एंटीने के साथ बैठकर लैपटॉप से एलियन के सिग्नल्स हेडफोन के ज़रिए सुन रहा है। अगर कभी एलियंस ने हमसे रब्ता किया तो क्या वो हमें ऐसे ही सिग्नल्स भेजेंगे जो हम हेडफोन के ज़रिए सुन सकेंगे? आज की साइंस ये कहती है कि ज़िंदगी का इजरा सितारों से हुआ। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी मिनरल्स हैं वो स्टार्स के दिए हुए हैं। जब एक स्टार फटता है तो उसके ज़रिए मिनरल्स दूर दूर तक फैल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पानी भी स्टार से बनता है, सूरज से बनता है। और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो किसी जगह ज़िंदगी शुरू होने के लिए आपको मिनरल्स की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है और एक अदद प्लैनेट की ज़रूरत है जो कि हैबिटेबल जोन में होना चाहिए। ये ऐसी जोन है एक सोलर सिस्टम की जो कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ तस्वीर में, जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अगर पानी वहाँ पर स्टीम की फॉर्म में मौजूद है, यानी कि वो सूरज से बहुत करीब है या सूरज से बहुत दूर है और पानी बर्फ़ की फॉर्म में मौजूद है, वहाँ पर ज़िंदगी के चांसेस कम हैं। इस प्लैनेट के गिर्द एक एटमॉस्फेयर होनी चाहिए जो कि उसे सूरज की रेडिएशन से बचाए। ये वो अवामिल हैं जिनसे हमें लगता है कि ज़िंदगी शुरू होती है। लेकिन हमारी ज़िंदगी कार्बन बेस्ड है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप नज़र दौड़ाएं तो 118 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट जिसे कार्बन कहा जाता है, हमारी ज़िंदगी की जो बेसिक यूनिट्स हैं वो उन कार्बन की चेन से बने हुए हैं। इनमें रिंग टाइप चेन्स भी होती हैं और इनमें ओपन एंडेड चेन्स भी होती हैं। कार्बन एक बहुत ही फ्लेक्सिबल एलिमेंट है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, अपने साथ बॉन्डिंग भी कर सकता है और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। कुछ लोगों का तो कहना यह है कि कार्बन हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल एलिमेंट है। इसके नीचे अगर देखें तो हमारे पास सिलिका है, लेकिन सिलिका इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। कार्बन से चेन्स बनती है और चेन से फर्दर अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स तक बात पहुंचती है जो बेसिक यूनिट है हमारे सेल का। इसलिए हमारी ज़िंदगी एक तो सोलर सिस्टम में बनी और फिर कार्बन बेस्ड ज़िंदगी बनी। जब हम जिंदगी की तलाश गैलेक्सी में करेंगे, यूनिवर्स में करेंगे, तो वो जिंदगी क्या कार्बन बेस्ड होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उस जिंदगी तक हम पहुंचेंगे कैसे? क्या उसे हमें सिग्नल भेजने पड़ेंगे या हम इंतजार करें कि वो हमें सिग्नल भेजे, अपने होने का एहसास दिलाए? इस वक्त हम ये दोनों काम कर रहे हैं। हम स्पेस में सिग्नल्स भी भेज रहे हैं और उनके सिग्नल रिसीव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सवाल ये आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किस बैंड में सिग्नल्स भेजने चाहिए। क्या आप गैमा रेज का इस्तेमाल करेंगे या रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करेंगे या ऑप्टिकल कम्युनिकेशन करेंगे? इस सवाल को सबसे पहले हैंडल किया 1959 में दो साइंसदानों ने जिनका नाम था कोकोनी और मॉरिसन्स। इन दोनों ने पूरा बैंड स्टडी करके हमें बताया कि रेडियो वेव्स बेहतरीन ज़रिया है एलियंस तक सिग्नल भेजने का स्पेस के ज़रिए। उसकी कुछ वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रेडियो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रही थी। हमारे पास टेक्नोलॉजी ही रेडियो की थी, इसलिए हमने उसी का इस्तेमाल करना चाहा। हमारे पास ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी और बाकी टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी। और दूसरी वजह यह है कि जब हम स्पेस की तरफ देखते हैं तो हमें स्पेस में मुख्तलिफ जगह पर काले काले धब्बे नज़र आते हैं। मैं आपको इनका रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ जो कि इन्होंने 1959 में लिखा था। आप इस तस्वीर में इन काले धब्बों को देख सकते हैं। ये धब्बे डस्ट है, स्पेस डस्ट है, जो कि सितारों के फटने से स्पेस में पैदा होती है। और ये स्पेस डस्ट ऑप्टिकल सिग्नल्स को बड़े आराम से अब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि हम ऑप्टिकल सिग्नल्स भेजें, और अगर हम कम इंटेंसिटी के ऑप्टिकल सिग्नल्स भेजते हैं तो वो स्पेस में से गुजर नहीं सकेंगे क्योंकि स्पेस डस्ट उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। इसीलिए हम ये एक रेडियो टेलीस्कोप से जिसका नाम है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, पूरी ज़मीन पर मुख्तलिफ टेलीस्कोप स्टेशंस को इकट्ठा करके हमने पूरी ज़मीन को एक टेलीस्कोप बनाया, रेडियो टेलीस्कोप बनाया, और उसके ज़रिए आने वाले सिग्नल्स को कैप्चर किया और उनको प्लॉट करके हमें इस ब्लैक होल के बारे में पता चला। 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर से आने वाले रेडियो सिग्नल्स हम तक पहुंच सके। इसी असना में एक और साइंसदान फ्रैंक ड्रैक, जो कि
1960 में एक पेपर पब्लिश करते हैं और उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टडी की और उन्होंने भी कहा कि रेडियो वेव्स बेहतरीन तरीका है एलियंस के साथ कम्युनिकेट करने का। उन्हें सेटी के एक प्रोजेक्ट ओज़मा का हेड बनाया गया। अगर आप सेटी के बारे में नहीं जानते तो आपको जानने की ज़रूरत है कि एक नासा का प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस ने फंड नहीं किया और उसकी वजह से ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो डोनेशंस पे चल रहा है, लेकिन पूरी कायनात में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढ रहा है, एलियंस को ढूंढ रहा है, इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट लाइफ की तरफ। ज़्यादातर इसका फोकस इंटेलिजेंट लाइफ की तरफ है। तो फ्रैंक ड्रेक साहब ने दो सोलर सिस्टम्स को रीड करना शुरू किया, टॉस एटी और एप्सिलॉन। उनको फौरन एक सिग्नल मिला, वो खुश हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिग्नल एक अनअनाउंस्ड फ्लाइट थी गवर्नमेंट की जिससे जनरेट हो रहे थे। 1960 में टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी। हमारे रिसीवर एक वेवलेंथ को आधा घंटा मॉनिटर करते थे कि वहां पर उनको किसी किस्म के सिग्नल मिलते हैं और फिर अगली वेवलेंथ पर चले जाते थे। इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम लगता था कि हम सारी वेवलेंथ्स को स्कैन करें। अगर हम अपनी गैलेक्सी में ही देखें तो 200 से 400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं उनके सोलर सिस्टम से। फ्रैंक ड्रेक ने हमें एक ऐसी इक्वेशन भी दी जिसके ज़रिए हम अपनी गैलेक्सी में मौजूद इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के बारे में एस्टिमेट लगा सकते हैं। आप जब भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढने की बात करेंगे तो इस इक्वेशन के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। यहाँ पर n नंबर ऑफ सिविलाइजेशंस हैं जो कि हमसे कम्युनिकेट कर सकता है हमारी गैलेक्सी में। इसमें गैलेक्सी की बात हो रही है और वो बराबर है 7 चीज़ों के प्रोडक्ट के। सबसे पहले R है जो कि स्टार फॉर्मेशन है, एवरेज स्टार फॉर्मेशन है एक गैलेक्सी में। हम आज ये जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी में एक साल में 3 स्टार्स बनते हैं। आगे F सब P है जो कि उन स्टार्स के गिर्द, गैलेक्सी के तमाम स्टार्स के गिर्द प्लैनेट्स की बात करता है। और आज हम ये जानते हैं, जो कि मैं आपको आगे भी बताऊंगा, कि हर स्टार के गिर्द कम से कम एक प्लैनेट ज़रूर है। अगर हम N सब E की तरफ आएँ तो ये हमें बताता है कि जितने भी स्टार्स के गिर्द प्लैनेट्स हैं उनमें से कितनी रेशो है जो कि हैबिटेबल जोन में, जो कि ऐसी जगह है जहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। और आज हम ये जानते हैं कि 1/5 20% प्लैनेट्स एक सोलर सिस्टम के ऐसे होते हैं जो कि हैबिटेबल जोन में होते हैं। तो वहाँ पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं लाइफ को ढूंढने के। अब इनमें से कितने प्लैनेट्स हैं जहाँ पर लाइफ आ सकती है, इसके बारे में हम नहीं जानते कि क्या फ्रैक्शन है कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जो कि F सब I बता रहा है। आगे अगर हम चलें तो उन प्लैनेट्स में जिनमें लाइफ आई है उनमें से कितनी फ्रैक्शन है जो कि इंटेलिजेंट लाइफ बनी है। जिस तरीके से हम मरीख की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है मरीख पर हमें लाइफ तो मिलेगी लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ नहीं होगी। हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक प्लैनेट ऐसा है जिसमें इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है, तो ये फ्रैक्शन हमें उसके बारे में बताएगी। F सब C की तरफ आए तो वो हमें बताएगी कि अगर इंटेलिजेंट लाइफ है तो उसने रेडियो कैपेबिलिटी, कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी कब हासिल की। आज की साइंस ये कहती है कि इंसान 1 मिलियन साल से इस दुनिया पर मौजूद है, 10 लाख सालों से, लेकिन हमने रेडियो सिग्नल भेजने की जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ पिछले 100 सालों में हासिल की। तो हमने अपनी पूरी स्पैन में, इंसानियत के स्पैन में 0.0001% टाइम में ये कैपेबिलिटी हासिल की। उससे पहले हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि हम मौजूद थे लेकिन कोई हमें डिटेक्ट नहीं कर सकता था। और आखिरी चीज़ L हमें बताता है कि अगर वो ये सारी चीज़ें रखते हैं, एक स्टार है, उसके गिर्द एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट पर लाइफ आई, उससे इंटेलिजेंट लाइफ बनी, फिर उसने ऐसी कम्युनिकेशन के डिवाइसेस बनाए जो कि कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो जो सिविलाइजेशन है वो कितना अर्सा गैलेक्सी में है, क्या वो सब जिंदा है जब आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, या उसका लाइफ विंडो आपकी लाइफ विंडो से फ़र्क है। स्टार्स के बारे में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई वो हमें केपलर मिशन से मिली। केपलर मिशन स्पेस में नासा ने भेजा। इसने 5 लाख के करीब स्टार्स को ऑब्जर्व किया। ये एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप है और वहां पर उसने प्लैनेट्स देखे कि हर स्टार के गिर्द कितने प्लैनेट्स हैं। उन प्लैनेट्स को ये भी देखा कि क्या वो हैबिटेबल जोन में है। इसने सुपरनोवा भी देखा, लेकिन इसने 678 GB का डाटा हमें भेजा और उस 678 GB के डाटा को सुपर कंप्यूटर्स में प्रोसेस करके हमने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाली। तो जूडी फॉस्टर जब डिश एंटीना के नीचे बैठकर लैपटॉप के ज़रिए हेडफोन लगाती हैं, उनको अंदाज़ा नहीं था कि जब हम एलियन की सर्च स्पेस में करेंगे तो कितना ज़्यादा डाटा हमें मिलेगा।
और उसके बाद हमने एक मॉडल बनाया जिसे ऑरे कहा जाता है, केपलर ऑरे। इसके मुख्तलिफ वर्जन हैं और इसमें जो साइज़ है वो हमने अपने सोलर सिस्टम का रखा है। तो आपको जो बड़े बड़े सोलर सिस्टम इसमें नज़र आ रहे हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के रिलेटिव हैं, वो इतने बड़े सोलर सिस्टम है हमारे सोलर सिस्टम के मुकाबले में। तो हमने पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म बनाया और उससे हमें पता चला कि स्टार फॉर्मेशन क्या है, कितने प्लैनेट्स एक स्टार के गिर्द एवरेज में पाए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें केपलर ने दी, केपलर टेलीस्कोप ने दी। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको एल भी बताया था कि वो विंडो क्या है जिसमें एलियन लाइफ और हम इकट्ठे एग्जिस्ट कर सकें। अगर हम पूरी कायनात की लाइफ जो कि 14 बिलियन ईयर्स है उसको एक साल पर मुहित कर लें, तो 1 जनवरी को बिग बैंग हुआ, मार्च में मिल्की वे बनी, अगस्त में हमारा सोलर सिस्टम बना और ज़मीन सितंबर पे आई। दिसंबर के एंड पर हम ज़मीन पर आए और रेडियो टेक्नोलॉजी तो शायद हमने 31 दिसंबर 11 बजे हासिल की। तो इसलिए आप देखें कि इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है। 1 जनवरी से लेकर 11 बजे 31 दिसंबर तक हम एलियंस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इवन बीच में हम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इस विंडो में अगर एलियन आए और वो ख़त्म हो गए तो हम उनको कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशंस मौजूद होंगी या उनके फॉसिल्स कम से कम हमें ज़रूर मिलेंगे। जब हम एलियन की बात करते हैं तो हम अपनी कायनात के सिग्नेचर को भी देखते हैं। हम अपनी कायनात के रेडियो मैप को देखें जो कि मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर कायनात में हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा मिलेगी, न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। और जब ये गैस एक्साइट होती है तो ये शाइन करती है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसकी एक्साइटेशन की वजह से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ की होती हैं। तो हम अपने जितने भी रेडियो रिसीवर्स हैं उनको 21 सेंटीमीटर पर ट्यून करके रखते हैं, क्योंकि एलियंस भी ये सोच सकते हैं कि उन्होंने अगर हम तक सिग्नल पहुंचाने हैं तो वो 21 सेंटीमीटर के सिग्नल्स भेजें, क्योंकि इस वक्त हम पूरी कायनात की जब रेडियो एस्ट्रोनॉमी कर रहे हैं तो 21 सेंटीमीटर के सिग्नल्स को तो हम वैसे ही रीड कर रहे हैं। हमारे पास अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि हम बिलियंस ऑफ नैरो बैंड रेडियो चैनल्स को एट अ टाइम स्कैन कर सकते हैं। तो हम मल्टीपल रेडियो चैनल्स को स्कैन कर सकते हैं और हमें यह भी पता है कि किस वेवलेंथ को हमने स्कैन करना है। लेकिन अभी तक हमें एलियंस नहीं मिले। इसका ये मतलब नहीं है कि एलियन एग्जिस्ट नहीं करते। इसकी एग्जाम्पल हम आपको एक समंदर से देते हैं कि अगर समंदर में मछलियां मौजूद हैं और आप ये ढूंढना चाहते हैं कि क्या वाकई मौजूद है, तो एक गिलास से अगर आप समंदर का पानी लेंगे कोई मछली नहीं आएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर मछलियाँ मौजूद नहीं हैं, बल्कि आपका सैंपल साइज़ बहुत छोटा है। यही वजह है कि हमें एलियंस मिलने बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी स्कैन हम यूनिवर्स को कर रहे हैं हमारा सैंपल साइज़ बहुत छोटा है। सैंपल साइज़ को बड़ा करने के लिए एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया जिसे प्रोजेक्ट लिसन कहा जाता है 2016 में, जिसको फंड कर रहे हैं एक रशियन बिलियनर जिनका नाम है यूरी मिलनर। और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में 1 मिलियन स्टार्स को स्कैन करना है और उनके गिर्द घूमते हुए प्लैनेट्स को देखना है। हर स्टार को इस जदीद टेक्नोलॉजी के बाद तकरीबन आधे से 1 घंटे में रीड किया जाएगा, उससे आने वाले सिग्नल्स को देखा जाएगा और फिर अगले स्टार पर हम चले जाएंगे। वो सारा का सारा डाटा मशीन लर्निंग में आएगा, सुपर कंप्यूटर्स में आएगा और वहाँ पर डाटा एनालिसिस होगा और उसके रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि ड्रेक इक्वेशन हमें बताती है कि हमारी गैलेक्सी में 10,000 सिविलाइजेशन है। ये हमारा एस्टिमेट है क्योंकि कुछ चीज़ें हमें मालूम भी हैं। 10,000 सिविलाइजेशन है 200 से 400 अरब सोलर सिस्टम्स में। तो अगर आप इनको डिवाइड करें तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक सिविलाइजेशन को ढूंढना है तो हमें 20 मिलियन स्टार्स को स्कैन करना पड़ेगा सिर्फ एक सिविलाइजेशन को ढूंढने के लिए। लेकिन हम तो सिर्फ 1 मिलियन को कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अभी बहुत कम चांसेस हैं, 1/20 चांसेस हैं कि हमें कोई सिविलाइजेशन मिल सके। रेडियो वेव्स के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। जब भी हम रेडियो वेव भेजते हैं तो स्पेस में मौजूद चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स रेडियो वेव्स को डिले का शिकार करते हैं। वो रेडियो वेव्स जिनकी वेवलेंथ बड़ी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाती हैं, और जो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडियो वेव्स हैं वो पहले पहुंच जाती हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, और जो बड़ी वेवलेंथ होती हैं वो पीछे रह जाती हैं, जिसकी वजह से डाटा जो रिसीव होगा दूसरी जगह पर एलियंस को वो स्कैटर हो जाएगा और उनको समझ ही नहीं आएगी कि हम क्या सिग्नल उन तक भेजना चाह रहे हैं। इसका हल यह है कि हम लेज़र को यूज़ करें, हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें डिस्पर्शन बहुत कम होती है। एक स्टडी ये कहती है कि अगर हम पीटा वॉट लेज़र शाइन करें स्पेस में
तो वो 1000 लाइट ईयर्स तक जाएगी और 90% एब्जॉर्ब होगी डस्ट में। लेज़र पर हम बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर वेरी लार्ज टेलीस्कोप चिली दिखा रहा हूँ जो कि एक आर्टिफिशियल स्टार बनाती है आसमान में, और फिर उसकी ब्लरीनेस से हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रीड करते हैं। तो हम खुद ही एक स्टार क्रिएट करते हैं और फिर टेलीस्कोप के ज़रिए उसको रीड करते हैं और अपनी टेलीस्कोप को फर्दर इम्प्रूव करते हैं। मैं आपको यूएसए की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी पर भी लेके जाऊं। इन दोनों पर वीडियोस मैं बना चुका हूं, जहां पर पीटा वॉट्स यानी 100 ट्रिलियन वॉट्स की लेजर्स को एक पॉइंट पर बरसाया जाता है ताकि हम न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टडी कर सकें। ये इतनी बड़ी लेज़र है जो कि कुछ सेकंड तक सूरज से भी ज़्यादा चमक रखती है। सूरज से ज़्यादा इसमें चमक होती है, तो दूर से ये लेज़र देखी जा सकती है। एक स्टडी के मुताबिक अगर हम ये पीटा वॉट लेज़र को शाइन करें कम्युनिकेशन के लिए एलियंस तक, तो 1000 लाइट ईयर्स तक ये 90% एब्जॉर्ब हो जाएगी और इसे एब्जॉर्ब करेगी डस्ट। इसका मतलब ये है कि लेज़र हम भेज तो दें लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकती। और फिर हमें प्रोफेसर शेली राइट जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, उन्होंने बताया कि हमें इंफ्रारेड डिटेक्टर्स की ज़रूरत है और ट्रांसमीटर की ज़रूरत है, क्योंकि इंफ्रारेड डस्ट से भी आगे जा सकती है और उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है। और उन्होंने एक स्पेशल किस्म का डिटेक्टर बनाया है जो कि इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर सकता है, और अब उसके ज़रिए हम स्पेस को स्कैन कर रहे हैं कि क्या हमें कहीं सिग्नल मिलते हैं। बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को डिटेक्ट करने के लिए और भी बहुत कुछ किया जा रहा है जो कि आने वाली वीडियोस में आपको बताया जाएगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।